हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस विद सचिन कुमार में। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1। एग्ज़ाम डेट है 4/6/2019 और ये हमारा एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट वाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या करा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचा है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से हमने कोस थीटा कॉमन लिया, बचा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। तो इस वजह से जो है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा टेन थीटा ऊपर होल स्क्वायर होने की वजह से जो है हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ठीक है, तो इनकम जो है उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत कम या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली सिचुएशन को देखते हैं। उसने कहा है कि जो उसकी इनकम है एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है, तो उसकी इनकम हो जाएगी 120 और एक्सपेंडिचर मैंने मान लिया है कि 100 है। तो सेविंग कितनी होगी, उसकी हो जाएगी 20। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसकी इनकम को कितना बढ़ा दिया है, उसकी इनकम को 60% बढ़ा दिया है। तो 12×72, ठीक है, 120 में 72 ऐड करने पर हमारी जो है इनकम आ जाएगी 192। और उसने कहा है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया है, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है 70%। तो 70% एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बाद हमें डायरेक्ट ही पता लग जाएगा कि एक्सपेंडिचर अब हमारा हो जाएगा 170। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इनकम हमारी 192 रुपीज़ है और एक्सपेंडिचर हमारा 170 है, तो सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी 22 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि पहले उसकी सेविंग कितनी थी 20 रुपीज़, अब उसकी सेविंग है 22 रुपीज़। तो उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, उसको हुआ है, या फ़ायदा बोल सकते हैं, या फिर उसकी जो सेविंग्स में बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई है, वो हुई है 2 रुपये की। तो अब हमें पता करना है कि ये कितने % प्रॉफिट बढ़ोतरी होगी, या फिर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। %10। ठीक है, तो अब हमारी जो है जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 10%, मतलब कि उसकी बचत जो है वो 10% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 53 ए, बी और सी, ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या दिया है उसने 4:5
1/3। ठीक है। अब उसने कहा है एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो जब हम देखते हैं ये तीनों एक दिन काम करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, ये तीनों मिलकर एक दिन में 25 काम करते हैं। तो एक दिन में मिलकर 12 काम करते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन में कि एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि 25 दिन तक अगर तीनों काम करेंगे तो हम जो है देखते हैं कि वो टोटल काम करेंगे 300। उसके बाद उसने कहा है ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में करेंगे। ए और सी मिलकर तो हम क्या करते हैं कि 300 का 35% निकाल देंगे। 300 का 35% कितना होगा 105। तो अब ए और सी को 105 काम करना है। ए और सी 105 काम करेंगे। ए और सी मिलकर जो है एक दिन में कितना करते हैं 7 काम। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ए और सी मिलकर 35% काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, रेनू ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाली लाइन लिखते हैं इसकी। रेनू ने कोई वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसको 25% हानि पर बेच दिया। इसका मतलब है कि 75/100 1240 रुपये का 75% अगर हम निकाल देंगे तो पता लग जाएगा कि उसने उसको कितने रुपए में बेचा। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करता है, बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। तो जितने रुपए में उसने इसको बेचा उन रुपए की मदद से उसने एक नई वस्तु खरीद ली और उस वस्तु को उसने क्या करा है 40% के लाभ पर बेच दिया है। 40% के लाभ पर बेच देगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 1302 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ है कि 1240 रुपये के अब उसके पास बन चुके हैं 1302 रुपये। हम क्या करते हैं, अब 1240 रुपये को 1302 में से घटा देंगे तो हमारा पता लगेगा कि उसको 1240 रुपये पर 62 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। 1240 रुपये उसके पास थे, उसने उसको जो है 1240 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, उसको क्या करा है 25% लॉस पर बेच दिया है और जो 25% लॉस पर बेचने पर उसको पैसे मिले हैं उन पैसों की मदद से उसने क्या करा है एक नई वस्तु खरीदी है। उस नई वस्तु को उसने जो है 40% प्रॉफिट पर बेच दिया है और फिर उसको मिले हैं 1302 रुपये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1240 रुपये को उसने 1302 रुपये बना दिया है। तो 1302 रुपये बनने पर उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ। 1240 रुपये पर उसको मिले हैं 62 रुपये। तो 100 पर कितने मिलेंगे, ये इसको हम काट लेंगे तो हमें पता लगेगा कि 5% इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसको जो पूरा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5% का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 ठीक है, 55 हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन में उसने कहा है कि वर्ष 2015 में ए और 13 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितने % है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है उसी तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने कहा है वर्ष 2015 में ए 2015
यहाँ पर हम पहुँचे हैं 2015 में और ए का डेटा कितना है 48, ठीक है 55 क्वेश्चन 48, 2015 में ए है 48। उसके बाद उसने कहा 2013 में सी, 2013 ये और सी कितना है 52। सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन हमें पता लग चुका है कि ए और सी का कुल उत्पादन है 100। उसके बाद उसने कहा कि 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। तो हम क्या करते हैं, डी प्रकार की कारें कौन सी हैं 50, 42, 45, 46, 47। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। डी के जितनी भी हमारी कारें हैं उनका उत्पादन जोड़ के आ जाएगा 230, ठीक है। अब उसने पूछा है कि ए और सी का जो 2015 और 13 में ए और सी कारों का उत्पादन था वो 230 का कितने प्रतिशत है। तो 100 था और 230 का 100 कितने परसेंट हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारा आंसर हो जाएगा 43.5%, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। उसने 56 क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष 2013 में सी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2013 में 13 और 16 में डी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसमें हमें क्या करना है, बस ऐड करना है और उनका रेशो निकाल देना है। तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। देखते हैं अब उसने क्या कहा। वर्ष 2013 में सी और ई, वर्ष 2013 में सी, 2013 में सी कितना है 52, हम लिख लेंगे यहाँ पर 52। उसके बाद उसने कहा है 13 में सी और ई, 13 में सी कितना है 52 और ई कितना है 36, ठीक है। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा है कुल उत्पादन का वर्ष 2014-16 में डी, 14 और 16 में, 14 में डी कितना है 42 और 16 में डी कितना है 46, 42, 46, ठीक है। हमने क्या ले लिया है 2014 और 16 में डी का डेटा ले लिया है। अब हम बात करते हैं 2017 में ई, 2017 में ई कितना है 55, 2017 में ई कितना है 55। तो हम क्या कर देंगे 55 को और ऐड कर देंगे। इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 143। अब इसने क्या करा है, हमसे पूछा है इन दोनों का रेशो। तो हम क्या करेंगे 88/143, तो इसका रेशो आ जाएगा हमारा 8/13। 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 88 और उससे डिवाइड करने के बाद 8/13 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, ठीक है। 57 क्वेश्चन में उसने कहा है वर्ष 2013, 14, 15 और 17 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। तो हम क्या करते हैं 2013 में, 2013, 14 क्या करते हैं, देखिए 2013 में बी कितना है 39, 2014 में बी कितना है 45, 2015 में बी कितना है 44 और 2017 में बी कितना है 72, ठीक है। हमें जो है चार्ट से दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके बाद हमने पहला डेटा ले लिया है 57 का, ठीक है। अब उसके बाद वर्ष 2017 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, 2017 ये है, ठीक है, 2017 ये है। 2017 में मतलब ए का भी लेना है, बी सी डी सभी प्रकार की कारें लेनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 36, 72, 45, 47, 55 इन सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा।
तो 2013, 14, 15 और 17 में बी प्रकार की जो कारें हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बी प्रकार की कारें ऐड कर देंगे हम 2013, 14, 15 और 17 में। तो ऐड करने के बाद मैं ऐड 45, 54 और 72, ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 210। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2017 में सभी प्रकार की कारें, जो 2017 में हमारी सभी प्रकार की कारें लेनी है, मतलब कह सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सभी प्रकार की कारों को हमें लेना है। इनके डेटा ले लेंगे हम यहाँ से चार्ट से, जो है 36, 72, 45, 47, 55, 36, 72, 45, 47 प्लस 55, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 255। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है 2017 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। कम किसका है, जो हमने बी में लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 210 255 से कम है, तो ये पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं आंसर इसका, ये कम कितना है 255 से 210, 45 कम है और 255 से कम है। अब हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको जो है हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 17.6%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख का मतलब है पाई चार्ट का मतलब है, देखिए जैसे कि हमें जो है ये जो डेटा दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है हमें एक टेबल में। ठीक है, तो अब डाटा देने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। डाटा टेबल के अकॉर्डिंग भी दे सकता है और ये डाटा जो है हमें एक सर्कल में भी दिया जा सकता है। अगर डेटा हमें सर्कल में दिया गया है तो हम उसको कहते हैं पाई चार्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का हमारा सेंटर है। अब क्या करते हैं हम इसको अलग अलग ऐसे इस सर्कल को अलग अलग हम एरिया में डिवाइड अगर करते तो यहाँ पर भी हमें डेटा दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 58 है। अब इसमें कहा है यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख में दर्शाया जाता है तो 2016 में, ठीक है, हमें जो है थोड़ा इसकी मदद लेनी पड़ेगी टेबल की। कौन से, उसने कहा है बी प्रकार की कारें हैं, उनका जो डेटा है 39, 45, 54, 60 और 72। ठीक है, तो बी प्रकार की कारें ये हैं और उसने हमसे पूछा है कि 2016 में हम इसको कितना बताएंगे, मतलब अगर डिग्री में बताना है, पाई चार्ट के जरिए बताना है तो कितना होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए बी सी डी और ई। ठीक है, मैंने इसको जो है लिख लिया है, ये देखिए ये मैंने इसको लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी का जो है सेंटर पर एंगल अलग अलग होगा, ये डिसाइड होगा इनके डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना जो है ज़्यादा डेटा होगा तो एरिया जो है वो ज़्यादा होगा और सेंटर पर बना जो कोण होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जो है बी के डेटा को देखते हैं। बी के डेटा को हमने देख लिया है, बी में जो है ये सारा डेटा, इसको हम ऐड कर देंगे 39, 45, 54, 60 और 72। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा जो है ऐड करने के बाद आ जाएगा 270। अगर हम जो है अगर एक सर्कल के बारे में बात करते हैं तो सर्कल का पूरा अगर कोण ऐसे घुमा दिया जाए तो वो घूमता है 360 डिग्री, क्योंकि उसने हमसे जो है इसको पूछा है डिग्री में बताओ। तो हम क्या करेंगे 270 इक्वल्स टू होगा 360 डिग्री।
ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको काट लेंगे, 9 × 27, 9 × 36, ठीक है। उसने हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 58 में 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ा। तो 2016 में कितना है, 2016 में बी कितना डेटा है 60। तो अगर मुझे इस 3 को 60 बनाना है तो मैं 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 60 बराबर होगा 80 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है 2016 में बी जो होगा वो सेंटर पर 80 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त पी और क्यू बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं। पी क्यू की लंबाई उसने दी है 12 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो है x सेंटीमीटर। तो x का मान बताइए। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि वो सेंटर्स के बीच की जो दूरी है उसको हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 हम क्या करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और सर्कल किस तरह के हैं कि वो एक दूसरे को आपस में काटते हैं, ठीक है। किन किन बिंदुओं पर काट रहे हैं, P और Q पर, ठीक है। वो आपस में 2 पॉइंट पर काटते हैं, P और Q पर काट रहे हैं। उसमें कहा है कि 2 सर्कल जो हैं उनकी रेडियस, एक की रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो है हमारी 8, ठीक है। और ये हमारे सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है जिसको उसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके P और Q पॉइंट को मिला देंगे। उसने P Q की लेंथ हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो हाफ हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 90 पर ही काटता है, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो ये हमारा जो कर्ण है वो 10 है, लंब हमारा 6 है, तो हमारा जो बेस हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ट्रिपलेट्स की हेल्प से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी साइड का, ये हमारी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकल चुकी है। अब हमें जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो कर्ण है हमारा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, बराबर जो है आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर जब हम क्या करेंगे, कर्ण में से लंब को घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारा आएगा 28। अब 28 का अगर हम रूट करेंगे तो रूट हम जानते हैं कि 25 जो है वो कितना होता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये थोड़ा 5 से ज़्यादा है, ये 28 है, 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक। हम क्या करते हैं, अब देखते हैं 8 और 5, अब ऑप्शन की मदद लेंगे। 8 5 14 नहीं होंगे, 8 5 13 होते हैं क्योंकि ये तो 14 है, ठीक है, वो नहीं होगा। 8 5 13, ये 12 है, ये नहीं होगा। 13.9 एक ऑप्शन, 13.3 ये दूसरा ऑप्शन। अब हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो 13.9 है ये लगभग 14 के बराबर है, मतलब 14 के बराबर है, और इतना तो जो है बढ़ेगा नहीं, 28 होने पर वो उतना नहीं बढ़ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर लगा देंगे 4, इसको हम बोल सकते हैं कि ये होगा हमारा 5.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको रूट को निकालने लग जाए पेपर में तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑप्शंस की भी मदद लेंगे और अपने क्वेश्चंस को आसान बना लेंगे। 8 + 5.3 बराबर हो जाएगा 13.3, ठीक है। इसमें हमें क्या हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन में हमें मदद मिल गई है और कैलकुलेशन हमारी कम हुई है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है। किसी वस्तु, जो कोई वस्तु है उसका MRP है 315 रुपये, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 288 रुपये है। यदि इसे 4% हानि होती है, मतलब जब वो 288 रुपये में बेचता है तो उसको जो है 4% की हानि होती है, तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका, क्योंकि हमें जो है सीपी निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि एमआरपी सीपी से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका सीपी निकालते हैं 288। अब कितने प्रतिशत हमें लॉस हुआ है, हमें लॉस हुआ है 4% का, 100/96। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 3 बार चला जाएगा। हमारा सीपी कितना हुआ है, ये हमारा निकल चुका है सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस है हमारा 300 रुपये। अब हमें जो है ये दिया हुआ है कि उसका अंकित मूल्य मतलब एमआरपी है 315 रुपये। ठीक, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो उसका एमआरपी है उसके सीपी से कितना अधिक है। देखते हैं कि 300 है सीपी और एमआरपी है 315, तो 15 अधिक है, 3 पंजे 15। तो हम बोल सकते हैं कि जो उसका एमआरपी है वो उसकी कॉस्ट प्राइस से 5% अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। देखिए, ये हमारी कोई डिस्टेंस है जो हमें दी हुई है, वो है हमारी 15 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, जो इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। अब उसने कहा है बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं किसी भी दूरी को तय करने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की स्पीड स्लो है, तभी उसको ज़्यादा समय लग रहा है बी के कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं 15/a, ये हमारा देखो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी 15 है और ए की जो स्पीड है उसको मैंने ए ही मान लिया है। ठीक, तो ये हुआ ए का टाइम, और बी जो है वो कितना समय लेगा 15 किलोमीटर, और अपॉन बी ये बी का टाइम हुआ। तो ए ने कितना ज़्यादा लिया है 30 मिनट। इस मिनट को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करके घंटे में बना लेंगे। तो हमारी जो है जो पहली उसने बात कही है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब क्या करते हैं दूसरे के सेकंड। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटे कम समय में तय कर लेता है। उसने सेकंड केस में कहा है कि जो जो ए है वो अपनी स्पीड को दोगुना कर लेगा। जब दोगुना कर लेगा तो उसने कहा है कि वो उसको जो है 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा, बी से जो है 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। तो 15/b, क्योंकि अब की बार बी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा समय में से हम कम समय घटाएंगे, तो 15/2a। 2 क्यों है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है डबल, उसने क्वेश्चन में कहा है। तो अब कितना समय अधिक लगता है, मतलब समय का जो डिफरेंस है वो है 1 घंटा। ठीक, अब हमें क्या करना है 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है, बी की गति क्या होगी। ठीक है, हमें क्या करना है बी की स्पीड निकालनी है। बी की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये आपस में कट जाएगा। इनको 15/b माइनस 15/2b, 30 दूनी 60, 1/4 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 दूनी 30, 30 में से 15 गए तो 15/2b बराबर 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है, 5 या 15, 2 दूनी 4। तो बी की स्पीड हो गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देखना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा अलजेब्रा का, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है एवरेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे कहा गया है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 किलोग्राम है। यदि 72.2
70.8 किलोग्राम ये इस तरह से जो है भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिला लेते हैं तो सभी विद्यार्थियों का औसत 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? ठीक है, तो हमने माना कि स्टार्टिंग में जो है उस क्लास में n स्टूडेंट थे, उनका औसत कितना था 68.5। अब इसमें क्या हुआ है, हमारे कुछ स्टूडेंट आए हैं 72.5, 70.8, 70.3 और 66.7 किलोग्राम भार वाले 4 नए स्टूडेंट और आए हैं। तो अब इन स्टूडेंटों के आने की वजह से क्या हुआ है, अब हमारे स्टूडेंट n+4 हो चुके हैं और क्या हुआ है 300 ग्राम बढ़ चुका है हमारा एवरेज। पहले हमारा एवरेज था 68.5, तो अब हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 68.8, क्योंकि हमारा 300 ग्राम बढ़ चुका है 68.5 500 ग्राम और ये हमारा जो है अब हो जाएगा 68.800 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। 68.5 n प्लस, अब हम इनको क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 280। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 68.8 n प्लस, अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 275.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.3n इक्वल्स टू 4.8। ठीक, इसको हमने इससे हटा दिया तो n इक्वल्स टू 16। ठीक है, जो हमारी n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 16। तो जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो स्टार्टिंग में जो कक्षा में विद्यार्थी थे वो थे 16। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो है अलजेब्रा से। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन है अलजेब्रा से 63। इसमें हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, मैं लिख देता हूँ, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक हल्का सा काम करूँगा कि जो ये 24 है इसको, तो हमने जो है क्वेश्चन देख लिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक छोटा सा काम किया है, जो ये हमारा 24 है इसको 2 × 12 करने के बाद मैंने 12 को क्या कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही ट्रिक से बताऊंगा। इसमें क्या ट्रिक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में इसने पूछा है xy + 2z का मान क्या होगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए ये आप थोड़ा याद रखना, ये एक ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। जो हमारा यहाँ पर x का मल्टीपल है उसको हम रखेंगे ऊपर, यहाँ पर जो x² का मल्टीपल है उसको रखेंगे हम नीचे। इनको हम आपस में डिवाइड कर देंगे, 4 × 12 और 4 × 4 16। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 3/4। y की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा कितना है y, माइनस का 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 9, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 माइनस का 4/3 हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, z की वैल्यू निकालेंगे। z की वैल्यू निकालने के लिए 12 अपॉन z का जहाँ पर कितना है 4, 4 × 12, तो हमारी जो है x की वैल्यू है 3/4, y की वैल्यू है माइनस का 4/3। ठीक है, और z की वैल्यू है हमारी 3। अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि xy प्लस 2z की वैल्यू कितनी होगी। तो x कितना है हमारा 3/4
y हमारा कितना है माइनस का 4/3 और z हमारा कितना है 2, z हमारा कितना है 3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यह है हमारा माइनस का 1 और इधर है 6। -1 + 6 कितना हुआ 5 आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ, ये जो है ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और कम टाइम ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रिक है और अगर हम इसको जो है बेसिक से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ट्रिक से ही कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, यदि 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक संख्याएं समानुपात में है। x + 4 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, 23 - x अपॉन 39 - x इक्वल्स टू 32 - x अपॉन में 56 - x। देखिए अब जो है जो हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई हम देख ही पा रहे हैं कि अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हमारा जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हल्का सा एक ट्रिक लगाएंगे। हमें क्या करना है, x की वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम करनी है। ठीक है, मैक्सिमम जो है ऐसा ही होता है कि हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेंगे तो वो हमारी इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं हो पा रही है फिर तो हमारे पास ये रास्ता बचता है कि हम उसको सॉल्व ही करेंगे। ठीक है, पर मैंने बताया है कि मैक्सिमम ये जो है जो वैल्यू हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे वो हो जाएंगी। मैं बता देता हूँ कि किस तरह से हमें वैल्यू अज्यूम करनी है। हमें 23 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और 23 तक जाना है। ठीक है, जब 1 से स्टार्ट करके हम 23 तक जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई ज़रूर हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि ये जो है हमारा 5 पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 23 - 5 आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और फिर 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको पहले ही दिख जाएगा कि ये तो नहीं हो सकता, इनका रेशो सेम नहीं बन सकता है। ठीक है, 39 - 5 इक्वल्स टू 32 - 5 और 56 - 5। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, जब आपस में घटाएंगे तो 18/34 इक्वल्स टू 27/51। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 × 51, 9 दूनी 18, 9 × 27, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा रेशो सेम बन चुका है, इधर भी 1/1 और इधर भी 1/1। तो इसका मतलब है कि x = 5 पर हमारी जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, मतलब ये कि समान अनुपात में है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि x + 4 और 3x + 1 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, x + 4 और 3x + 1 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक मध्यानुपाती ले लेंगे, z है। ठीक, और उसके बाद में 3x + 1, बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। 5 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 4 और 5 9 और 5 × 15 और 1 16। z की z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z²। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, यहाँ से रूट में से बाहर निकलेगा तो 3 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी, जो कि होगा हमारा मध्य अनुपाती। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, 8x + y की होल क्यूब -27x - y की होल क्यूब। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो हमने पिछला सेट किया है उसमें भी आया था।
ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा उसका कुछ ट्रिक याद होगी। तो जैसे कि हमें दिखाई भी दे रहा है इसमें कि जो इसकी क्यूब बन सकती है, ठीक है, इसकी क्या बन सकती है, क्यूब बन सकती है, और हमें क्या करना है, इनका क्यूब ही बनाना है 65, ठीक है। 8 इंटू एक्स प्लस वाई की होल क्यूब है माइनस 27 एक्स माइनस वाई की होल क्यूब है, ठीक है। ये हमारा जो है ये क्या है, मेन क्वेश्चन है। ये डिवाइड बाय है 5x माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये सभी कुछ दिया हुआ है और हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, मैक्सिमम जो अपोन में दिया हुआ है वो हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि ये 5y माइनस एक्स जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही इस लाइन को जो है छोड़ देता हूँ, स्किप कर रहा हूँ। इसको आप खुद कर सकते हैं और ये हमें थोड़ा अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x प्लस वाई की होल क्यूब बनेगी और यहाँ पर 3x माइनस वाई की होल क्यूब बन जाएगी। तो मैं इनका डायरेक्ट ही फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। तो 2 थिया 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला खोल लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर होगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या देख पा रहे हैं, डायरेक्ट ही कर लेंगे, 4x स्क्वायर यहाँ पर, 9x स्क्वायर यहाँ पर, 9 और 4 13x स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर यहाँ पर, 9y स्क्वायर यहाँ पर, 9 और 4 प्लस 13y स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 8xy यहाँ पर और 9 दूनी 18xy यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 10xy, ठीक। प्लस में क्या है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनमें से इसको घटा, जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। 13x स्क्वायर और 6, 13 और 6 19x स्क्वायर, 13 और 6 19x स्क्वायर, 13y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 7y स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस का 10xy। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 10 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 7, ठीक है। c की वैल्यू 7। उसने हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, 19 माइनस 10 9, 9 और 7 कितना होगा 16। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको जो है पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जो भी आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है समझने में, कुछ और मेरे से उम्मीद है कि मैं आपके लिए ये करूं, तो आप मुझे जो है कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में मैं कुछ उस तरह का करूंगा।